सो टॉपिक फॉर द डे इज अपील एंड रिवीजन। अभी ये जो सारे टॉपिक्स है अपने, अपील रिवीजन हो गया, असेसमेंट हो गया, ये सब आईडीटी में इतने ज्यादा एक्टिव अभी तक हुए नहीं है। सो देर आर वेरी फ्यू केसेस इन अपील, देर आर वेरी फ्यू केसेस जिसका असेसमेंट हुआ है। सो अभी तक ये पूरे के पूरे सेक्शंस एक्टिव नहीं हुए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट अपने एग्जाम में भी पूछता है वो बहुत रेयर पूछता है। सो देर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ आस्किंग दिस इन एग्जाम। तो ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो डीटी से सिमिलर है, बट डायरेक्ट टैक्स में एग्जॉस्टिवली अपन पढ़ता है बिकॉज उधर प्रोविजंस भी उतने एग्जॉस्टिव है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में इतना इन डेप्थ नहीं है सब चैप्टर। तो जो अभी मैं चैप्टर्स पढ़ाने जा रहा हूँ, दो चैप्टर्स आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स बट नॉट दैट मच रेलेवेंट। तो तुम लोग को थोड़ा बहुत खुद से पढ़ना पड़ेगा। सो अपील एंड रिविजन में प्लीज डू रिमेंबर, अपील एंड रिविजन पढ़ने से पहले मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है अपने इंडिया का। सो इनडायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट अपना दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है और जो दूसरा डिपार्टमेंट है अपना अपील दिखता है। बराबर है। जो एडमिन डिपार्टमेंट है इसको अपन एक्चुअली बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, बराबर है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एन ऑर्डर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू इशू अ नोटिस, अथॉरिटी कंपिटेंट टू लेवी इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर सम। सो बेसिकली अपने को जब भी शो कॉज नोटिस आता है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ से आता है। शो कॉज नोटिस का अपन जो रिप्लाई देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देता है, और जब वो जजमेंट पास करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी जो लेवी करता है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर वी हैव प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, followed by we have chief commissioner. Chief commissioner is followed by principal commissioner, followed by commissioner. Then मेरे को वो बोलता है कमिश्नर के बाद अपने पास असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है और एक डेप्यूटी कमिश्नर है। और अगर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है तो इन लोग पुलिस ऑफिसर को भी इधर यूज कर सकता है। जैसे अगर कहीं पे रेड है तो रेड में जो मेन अथॉरिटी है वो आता है, प्लस उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी आता है। सो बेसिकली डिपार्टमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है और एक अपील दिखता है। जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है उन लोग नॉर्मली अपने को नोटिस इशू करता है। तो अगर मैंने जीएसटी पे किया और अगर वो जीएसटी कम पे किया है इन लोग के हिसाब से तो इन लोग मेरे को नोटिस इशू करेगा। अगर मैंने नोटिस का रिप्लाई दिया और मेरे हिसाब से वो बेस्ट रिप्लाई है, फिर भी अगर इन लोग ने बोल दिया कि नहीं हमारे हिसाब से तो टैक्सेबल है, तो वो केस में अगर सपोज असिस्टेंट कमिश्नर के पास मेरा केस चल रहा था, उसने जजमेंट पास किया और बोला कि तेरे को जीएसटी भरने का है, और अगर मेरे को उसके अगेंस्ट अपील करने का है और मैं अगर ऊपर हायर अथॉरिटी कमिश्नर पे जाऊंगा, प्रिंसिपल कमिश्नर पे जाऊंगा, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसा हो सकता है कि सिंस ये सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं तो शायद इन लोग अपने डिपार्टमेंट वाले को सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं कमिश्नर के पास जाऊं तो कमिश्नर विल सपोर्ट नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसा हो सकता है। तो वो प्रोसीडिंग्स बायस्ड ना हो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन वालों से प्रॉब्लम है तो हम लोग ने अपील के लिए एक अलग से डिवीजन बना के रखा है। अपील में सबसे पहला जो अपील है, जो लोएस्ट स्टेज ऑफ अपील है, वो होता है कमिश्नर अपील, जिसको अपन इनकम टैक्स में बोलते हैं सीटा। इधर उसको अपन बोलेंगे अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी। अगर तुम लोग को इधर से भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल से प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट और यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। बराबर है। सो अपीलेट अथॉरिटी फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील है, फॉलोड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो नेशनल गुड्स, देयर आर एरिया बेंच, देयर आर स्टेट बेंच, रीजनल बेंच एंड नेशनल बेंच। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में इनडायरेक्ट टैक्स में देयर आर मल्टीपल बेंचेस, स्टेट बेंच भी होता है, एरिया बेंच भी होता है, रीजनल बेंच भी होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा रहा हूं। अपीलेट ट्रिब्यूनल का एग्जांपल है नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, NGST80 जिसको अपन बोलते हैं, नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो पहले तो राइट हैंड साइड मत पढ़ो, वो थियरी है, इसको एक बार इग्नोर करना। फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट जो है उसमें दो पार्ट है, एडमिन और एक अपील में। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस वो सब इशू करता है, और अपील डिपार्टमेंट अगर आप लोग को एडमिन से प्रॉब्लम है तो आप लोग अपील के पास जा सकता है। अब डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में अगर सपोज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मेरे अगेंस्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया,
तो मैं हायर अथॉरिटी के पास अपील करने जाऊंगा, मतलब मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जाऊंगा। तो नाउ व्हाट इज प्रोसीजर टू अपील, वो सेक्शन नंबर 107 से गवर्न होता है। सेक्शन नंबर 107 मेरे को बोलता है इट इज अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी मतलब अपना बेसिकली कमिश्नर अपील। सो चेक करना ना प्लीज, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। ओके, मेरे को क्या बोलता है प्लीज ध्यान से सुनना, बराबर है, मैं हाईलाइट्स करवा रहा हूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अच्छे से सुनना है प्लीज। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, हु कैन अपील, तो हु कैन अपील में सबसे पहला पॉइंट मेरे को बोलता है एनी एग्रीव पार्टी। सर एग्रीव पार्टी किससे है, नीचे थर्ड लाइन में देखो ना ये वाला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो अगर अग्रीव्ड है कोई भी डिसीजन से जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, तो आप लोग अपील के लिए जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर अपीलेट अथॉरिटी के पास कितने टाइम में अपील करने जाना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है 3 महीने के अंदर आप लोग को अपील करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। बराबर है, मैं आप लोग को ये समरी फॉर्म में लिखा के दूंगा, पहले अच्छे से समझ जाना यार। सो फर्स्ट पॉइंट इज अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील के लिए कौन जा सकता है, तो पहले स्टेज ऑफ अपील में वो कोई भी पार्टी जो अग्रीव्ड है, सर किससे अग्रीव्ड है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, उन लोग जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास विद इन 3 मंथ्स। अगर सपोज जो कमिश्नर है, बराबर है, इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने अगर कोई ऑर्डर पास किया, बराबर है, सो कमिश्नर के नीचे जो ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डेप्यूटी कमिश्नर हो गया, अगर इसको लग रहा है कि वो जो ऑर्डर इन लोग ने पास किया है वो बराबर से पास नहीं किया, बराबर से पास नहीं किया मतलब या तो वो लीगली करेक्ट नहीं है, या तो इन लोग ने जो ऑर्डर पास किया है वो मटेरियल फैक्ट्स कंसीडर करके नहीं किया है, तो कमिश्नर को अगर खुद को लग रहा है कि मेरे सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर बराबर पास नहीं किया है, या तो कमिश्नर को स्टेट कमिश्नर ने रिक्वेस्ट दिया है कि ऑर्डर आप वेरीफाई करो, तो कमिश्नर जो है को कॉल फॉर एन एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स जो उसके सबऑर्डिनेट्स ने पास किया है वो ऑर्डर का, वो देखेगा कि वो ट्रांजैक्शन लीगली करेक्ट है या नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि मिस्टेक है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि आप लोग अपील करो ये ऑर्डर के अगेंस्ट। मतलब कमिश्नर अपील, कमिश्नर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाला जो सबऑर्डिनेट्स ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट ही अपील कर सकता है, और इन लोग को अपील करने का टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स का फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली हु कैन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी को 2 जन अपील कर सकता है, एक अपन अपील कर सकता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है, सेकंड अपील कौन कर सकता है, कमिश्नर अपील कर सकता है अगर कमिश्नर को लग रहा है कि उसके जो ऑर्डर पास हुआ है वो लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी बराबर नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि तू अपील कर। ओके, अब मैं आगे, ये थर्ड पॉइंट काम का नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, पर मैं पढ़ा तो रहा हूं। अगर सपोज कमिश्नर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि तुम लोग अपील फाइल करो, तो अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास आएगा, तो डिपार्टमेंट बोलता है अपीलेट अथॉरिटी इसको एक नॉर्मल अपील समझेगा और सारे नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होंगे। मतलब जैसे कमिश्नर ने अगर अपील किया तो जो अपीलेट अथॉरिटी है, कमिश्नर ऑफ अपील, वो प्रॉपर नोटिस भेजेगा दूसरे पार्टी को कि आपके अगेंस्ट अपील हो गया है, एंड वो जो नॉर्मल ज्यूरिसडिक्शन प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। सो दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो ऐसा मतलब ये सिर्फ इतना बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 कि ये कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं होएगा, दिस विल बी अ नॉर्मल प्रोसीजर, ऐसा अज्यूम होगा कि नॉर्मल अपील हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। मैं ये सब डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना तो तुम लोग को डिटेल में पढ़ने का जरूरत है। अपन ने अगर मेरे को अपील करने का है तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर अपील करना पड़ेगा। अगर कमिश्नर को अपील करने का है तो 6 मंथ्स में अपील करेगा। तो ये जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का टाइम मैंने दिया हुआ है, वो टाइम लिमिट अगर अपीलेट अथॉरिटी को लग रहा है कि वैलिडली डिले हो रहा है तो वो एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड देयर हैज टू बी अ सफिशिएंट कॉज फॉर सच एक्सटेंशन। फॉर्म ऑफ अपील, पॉइंट नंबर 5। तो ये सब मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, प्लीज उतना ही पढ़ के जाना। फॉर्म ऑफ अपील मेरे को बोलता है कि अगर मेरे को अपील करने का है, मतलब अग्रीव पार्टी को, तो जीएसटी एपीएल 1 फॉर्म एप्लीकेबल है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, और अगर कमिश्नर को अपील फाइल करने का है तो जीएसटी एपीएल 3 में अपील फाइल होता है। तो मैं ऑफिसर को जब एप्लीकेशन दूंगा तो मैं एपीएल 1 फाइल करूंगा। ऑफिसर को अगर वो फॉर्म वैलिड लगता है तो वो मुझे इन रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपका फॉर्म बराबर है, तो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिलेगा एपीएल 2 फॉर्म में। और अगर कमिश्नर को अपील करने का है तो कमिश्नर अपील करने के लिए फॉर्म नंबर 3 अप्लाई करेगा। तो अगर एसएससी को अपील करने का है तो जीएसटी एपीएल 1 है, कमिश्नर को अपील करने का है तो जीएसटी एपीएल 2 है, और अगर एक्नॉलेजमेंट जो इश्यू होता है कि फॉर्म बराबर है उसके लिए जीएसटी एपीएल 3 एप्लीकेबल होगा, एपीएल 2 एप्लीकेबल होगा, सॉरी।
प्री डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना प्लीज। अगर आप लोग को अपील करने का, सपोज मैंने एक रिटर्न फाइल किया जीएसटी का, जिसमें मेरा टैक्स लाइबिलिटी तो जो था वो 5 लाख रुपया था, ऑफिसर ने नोटिस भेजा, उसके हिसाब से लाइबिलिटी 8 लाख रुपया है, तो मेरे और ऑफिसर के बीच में 3 लाख रुपए का डिस्प्यूट चल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर मैटर अपील में जाने वाला है तो आप लोग को पहले खुद का 5 लाख जो तुम लोग ने एक्सेप्ट किया वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो यू विल हैव टू पे 5 लाख रुपीस एज डिटरमाइंड बाय यू, और उसमें कोई तुम लोग को एग्जम्पशन नहीं है, एज एडमिटेड बाय हिम। तो खुद का जो अमाउंट है वो, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पेनल्टी एप्लीकेबल है तो वो भरो और पूरा भरो 100%। 3 लाख रुपए से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो 3 लाख से जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट बोलता है आप लोग को 30,000 रुपया भरना पड़ेगा, सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इन डिस्प्यूट। सो बेसिकली अगर आप लोग को अपील फाइल करने का है तो APL 1 फाइल करना पड़ेगा। APL 1 फाइल करने के टाइम पे आप लोग को प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। जो प्री डिपॉजिट आप लोग को देने का है वो प्री डिपॉजिट 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट है। जो आपने खुद ने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया वो तो पूरा ही भरना पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट मेरे को बोलता है कि जैसे आप प्री डिपॉजिट भरोगे तो 3 लाख रुपए का आप लोग नोट जो ऑर्डर पास किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, वो 3 लाख रुपए का उसने डिमांड किया होगा। तो जैसे डिमांड रेज होता है मेरे को अमाउंट पे करना पड़ता है। बट अगर मैं अपील में मैटर लेके चला गया तो मेरे को 3 लाख रुपए में से मैंने जो 30,000 भरा ना, तो 2,70,000 के लिए अपीलेट अथॉरिटी जो है वो स्टे ऑर्डर पास कर देगा। तो जो अपना कमिश्नर अपील है वो स्टे ऑर्डर पास करेगा फॉर 2,70,000, मतलब तुम लोग को टेम्पररी पे करने का जरूरत नहीं है, बराबर है। फिर पॉइंट नंबर 9 काम का नहीं है, प्लीज याद रखना, सिर्फ छोटा मोटा है। बोलता है कि एडजॉर्नमेंट, अगर अपील का मैटर है और अपील एडजॉर्नमेंट में जा रहा है, जैसे डिपार्टमेंट प्रिपेयर नहीं है तो डिपार्टमेंट अपन जाते हैं ना इनकम टैक्स में भी एडजॉर्नमेंट के लिए, तो मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट एक पार्टी को अलाउड है, तो टोटल 6 एडजॉर्नमेंट पॉसिबल होएगा। सो 3 टू ईच पार्टी बोला है, दैट इज नॉट मोर देन 3 टाइम्स टू ईच पार्टी बोला है। ईच पार्टी मतलब असेसी के पास 3 टाइम है, डिपार्टमेंट के पास 3 टाइम है, मैटर टोटल 6 टाइम एडजॉर्न हो सकता है। जब भी आप APL 1 फाइल करते हो तो APL 1 सपोज उसने एक ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर में बोला कि आपका ये वाले प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो 3 मैटर में उसको लगा के प्रॉब्लम है। तो अगर एक ऑर्डर में 3 मैटर में उसने प्रॉब्लम मेरे को दिया, 3 मैटर में से मुझे लग रहा है कि उसने एक मैटर जो रेस किया वो बराबर है, 2 मैटर रॉन्ग है, तो मैं जब अपील फाइल करूंगा तो मुझे ग्राउंड ऑफ अपील देना पड़ेगा कि वो जो मैटर मैंने ऑर्डर में पास हुआ है उसमें से किधर किधर मेरे को प्रॉब्लम है। तो सपोज मेरा जो 3 HSN कोड है, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे मैंने टैक्स भरा, क्लासेस वाली सर्विसेज पे मैंने टैक्स भरा और कंसल्टेंसी पे मैंने टैक्स भरा, उसके हिसाब से तीनों में मैंने टैक्स कम भरा है। मेरे हिसाब से उसने जो रेस्टोरेंट का बोला मैंने एग्री किया, बाकी 2 का मुझे एग्री नहीं करने का है, तो मुझे अपील फॉर्म में ग्राउंड ऑफ अपील मेंशन करना पड़ेगा कि पूरे ऑर्डर में से मैं कौन कौन से मैटर से रिलेटेड अपील कर रहा हूं। एक बार अगर आपने अपील में ग्राउंड ऑफ अपील बता दिया तो नॉर्मली आप वो ग्राउंड ऑफ अपील चेंज नहीं कर सकता है। बट अगर कमिश्नर ऑफ अपील को ऐसा लग रहा है कि जो ओमिशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अपील है वो विलफुल नहीं था, बाय मिस्टेकनली हो गया, तो वो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील भी अलाउ कर सकता है। सो 3 मैटर से रिलेटेड मेरा अपील में था, मैंने 2 मैटर के अगेंस्ट अपील किया, एक मैटर मैंने एक्सेप्ट किया, अज्यूम करो एक बार के लिए। लेटर स्टेज पे मुझे मालूम पड़ा कि जो 3rd मैटर है उसके अगेंस्ट भी कुछ प्रॉब्लम था, और मैंने एक्सेप्ट इसलिए किया था बिकॉज डिपार्टमेंट ने बोला था कि प्रोविजन ऑफ लॉ ये बोलता है। बट जब डिस्कशन चल रहा था तो मेरे को मालूम पड़ा कि प्रोविजन ऑफ लॉ वो था ही नहीं जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है। तो इसके लिए मैंने बोला कि सर मेरे को 3rd मैटर के अगेंस्ट भी अपील करने का है, अगर उन लोग को लग रहा है कि ये वैलिड है तो उन लोग अपील का ग्राउंड ऑफ अपील एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन वाज नॉट विलफुल एंड अनरीजनेबल, तो वो ग्राउंड ऑफ अपील ऐड करने के लिए दे सकता है। सो ग्राउंड ऑफ अपील का मतलब ये हो गया कि कौन से मैटर पे आप अपील कर रहे हैं। नॉर्मली जो मैटर आपने बोला है वही मैटर पे अपील चलता रहेगा। अगर इन बिटवीन द अपील आपको लोग को लगता है कि ग्राउंड ऐड करने का है, तो डिपार्टमेंट को अगर लग रहा है कि वो विलफुल नहीं था, अनरीजनेबल नहीं है, तो वो ऐड करेगा, नहीं तो ऐड नहीं करेगा। आई थिंक इतना समझता है। सो मेरे को वो बोलता है अपील, अगर मुझे प्लीज एक बार रिपीट करना ना, मैं समरी बनाऊंगा और वो समरी सफिशिएंटली कवर कर देगा, पहले एक बार रिपीट करना। मेरे को बोलता है हु कैन अपील, फर्स्ट पॉइंट है, तो 2 जन अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को। एक तो अपन अपील कर सकता है जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या तो कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि तुम लोग अपील फाइल करो अपीलेट अथॉरिटी को। कमिश्नर कभी फाइल करेगा जब या तो उसको खुद को लग रहा है
या तो उसको स्टेट कमिश्नर ने बोला है कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर बराबर पास नहीं हुआ है, तो वो केस में वो अपील फाइल करने बोलेगा। मुझे अपील फाइल करने का है तो 3 मंथ्स का टाइम है, उसको अपील फाइल करने का है तो 6 मंथ्स का टाइम है। मेरे को अपील फाइल करने का है तो फॉर्म नंबर जीएसटी एपीएल 1 में आता है, उन लोग को अपील फाइल करने का है तो जीएसटी एपीएल 3 में आता है, और एक्नॉलेजमेंट एपीएल 2 में इशू होता है। बराबर है, आई थिंक समझ रहा है। बराबर है। थर्ड पॉइंट इररिलेवेंट है, फोर्थ पॉइंट इररिलेवेंट है, वो 3 मंथ्स और 6 मंथ एक्सटेंशन हो सकता है, बस इतना लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में फॉर्म ऑफ अपील कौन सा है वो मैंने तुम लोग को बता दिया। प्री डिपॉजिट काम का है, अगर मैंने अपील किया तो मेरे को प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो टैक्स मैंने एक्सेप्ट किया वो तो 100% भरना पड़ेगा, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके लिए मेरे को 10% प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। जैसे ही मैं 10% प्री डिपॉजिट दूंगा, स्टे ऑर्डर आ जाएगा, मतलब मेरे को डिफरेंशियल अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है। एडजॉर्नमेंट भी काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट टू अ पार्टी मिलता है, बस वो बोला हुआ है। ओके, ग्राउंड ऑफ अपील, अगर जो आप एपीएल 1 फाइल करते हो तो आप लोग को उसको ग्राउंड ऑफ अपील बताना पड़ता है। वो ग्राउंड ऑफ अपील नॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसीडिंग सेम रहता है, बट आपको एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील ऐड करने का है, और कमिश्नर को लगता है या कमिश्नर अपील को लग रहा है कि वो ग्राउंड वैलिड है, तो वो ऐड करने के लिए दे सकता है। बराबर है। सो मेन पॉइंट इसमें ऑर्डर ऑफ अपीलेट है। पहली बात तो इन लोग को ऑर्डर 1 साल में फाइल करना पड़ेगा, जब भी से इन लोग को एप्लीकेशन मिला है वहां से। गवर्नमेंट बोलता है इन लोग का ऑर्डर कैसा हो सकता है। पहला, अगर इन लोग ने इंक्वायरी किया, बराबर है, इंक्वायरी करने पे इन लोग के पास 3 चॉइस है। पहला चॉइस, इन लोग ने जो पुराना ऑर्डर है उसको कंफर्म कर सकते हैं, या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, एनलिंग द डिसीजन। बराबर है। सो बेसिकली अपीलेट अथॉरिटी जब ऑर्डर पास करेगा, मतलब कमिश्नर अपील, तो जो पुराने अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई उसका 8 लाख रुपए जो लाइबिलिटी है वो बराबर है, या तो मॉडिफाई करेगा कि 8 लाख रॉन्ग है, 7 लाख शुड बी द लाइबिलिटी, या तो एनलिंग करेगा, वो बोलेगा कि 8 लाख का पूरा ऑर्डर में कैंसिल करो, नया ऑर्डर पास करो। कुछ भी हो जाए, अपीलेट अथॉरिटी मतलब जो कमिश्नर अपील है, उन लोग को केस रिफर बैक नहीं कर सकता है, मतलब इन लोग को ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज अपीलेट अथॉरिटी है, कमिश्नर अपील, उसने बोला कि जो पुराना अथॉरिटी उसने 8 लाख का लाइबिलिटी बोला था, बट उसने एक केस लॉ पहले हो चुका है वो रेफर नहीं किया था, मतलब सेम मैटर पे रिलेटेड हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया था, वो जजमेंट सपोज ओरिजिनल अथॉरिटी जो है उसने कंसीडर नहीं किया। अगर वो अथॉरिटी वो जजमेंट कंसीडर करता तो उसका लाइबिलिटी 7 लाख आता। तो जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर है उसने 8 लाख का ऑर्डर पास किया, बट हाई कोर्ट का सेम मैटर से रिलेटेड एक ऑर्डर था जिसको अगर वो कंसीडर करता तो शायद वो 7 लाख पे डिसीजन पास करता। तो अभी ये जो अपीलेट अथॉरिटी है, कमिश्नर अपील, वो बोलता है कि एकदम छोटा सा मैटर है, सेम मैटर है जो हाई कोर्ट ने पहले पास किया है, तो वो ऑर्डर जो पास हुआ है, वो ऑर्डर लेके वो असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं बोल सकता है कि तू ये हाई कोर्ट का केस लॉ रेफर कर और तू जजमेंट रिवाइज कर। अगर उसको जजमेंट रिवाइज करने का है तो खुद को ही करना पड़ेगा, केस रेफर बैक नहीं हो सकता है, मतलब कमिश्नर अपील इज बाउंड टू पास एन ऑर्डर। इन लोग के पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम लोग केस पीछे वाले अथॉरिटी को वापस दे सकता है, इवन तो छोटा सा केस होएगा तो। गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एनहांसिंग एनी फीस और पेनल्टी, ग्रेटर वैल्यू का गुड्स कन्फेसिकेट कर रहा है या अमाउंट रिड्यूस कर रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो हमेशा देना ही पड़ेगा। तो अगर इसने जो ऑर्डर पास किया है उसमें ये जो पेनल्टी ऑलरेडी लेवी किया था वो पेनल्टी सिर्फ वो बढ़ा रहा है, या जो गुड्स कन्फेसिकेट किया था पहले वाले अथॉरिटी ने वो वैल्यू उसका बढ़ा रहा है, तो उन्होंने 5 लाख का गुड्स कन्फेसिकेट किया था, ये सोच रहा है कि 6 लाख का होना चाहिए। या सपोज इसने रिफंड जो पहले वाले अथॉरिटी ने रिड्यूस किया था ये फर्दर रिड्यूस कर, तो ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और ऑर्डर पास करेगा। बट अगर ये ऑर्डर में ये लिख रहा है ना कि ये जो ऑर्डर है हमारे हिसाब से जो टैक्स इसने भरा था वो टैक्स कम भरा था, या आईटीसी जो अवेल किया था वो ज्यादा अवेल किया था, या रिफंड जो था वो एरोनियसली पेड था, समझना ना प्लीज, 5 केस है, टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड का ऑर्डर पास हो रहा है, या तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज का ऑर्डर पास हो रहा है, या तो एरोनियस रिफंड का अगर ऑर्डर पास हो रहा है, तो ये वाले केस में इसको पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसीजन ले सकता है, मतलब इसको प्रोसीडिंग 73 74 का फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज 73 74 का प्रोसीडिंग, वो एग्जैक्ट नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इन लोग जब ऑर्डर पास करेगा तो 2 टाइप का ऑर्डर हो सकता है, एक पेनल्टी और फीस एनहांस करने का ऑर्डर हो सकता है,
या तो जो गुड कॉन्फेसिकेट किया उसको बोल सकता है कि ग्रेटर वैल्यू का कॉन्फेसिकेशन करो। अगर ऐसा ऑर्डर पास किया है तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और जजमेंट पास कर देगा। बट अगर ऐसा ऑर्डर पास किया जहां पे टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइज है और एरोनियस रिफंड है, तो ये 5 केस पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं पे भी दिखाई देगा। सो प्लीज रिमेंबर, ये इनडायरेक्ट टैक्स में ये 5 केसेस में सेक्शन 73 74 का नोटिस आना जरूरी है। उसी के बाद ऑर्डर पास हो सकता है, नहीं तो ऑर्डर ही पास नहीं हो सकता। आई थिंक समझेगा। फिर पॉइंट नंबर 12 इररिलेवेंट है, वो बोलता है कि ऑर्डर राइटिंग में लिखेगा, पॉइंट्स डिटरमाइन करने का वो सब लिखेगा। टाइम लिमिट 1 ईयर है, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया हुआ है। डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील का जो ऑर्डर पास होएगा उसका एक कॉपी अपीलेंट को मिलना चाहिए, एक कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मिलना चाहिए, एक कॉपी जुरिडिक्शनल कमिश्नर को जाएगा, एक कॉपी स्टेट कमिश्नर को जाएगा। सो ये कॉपीज किसके पास जाना चाहिए वो पॉइंट बोला हुआ है, विच इज अगेन इररिलेवेंट। एंड 16 पॉइंट बोलता है कि अगर तुम लोग 108 सेक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 11311 मतलब क्या, 107 जो अपन पढ़ रहा है वो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी है, मतलब कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील के अगेंस्ट तुम लोग अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। बट अगर वो तीनों को तुम लोग ने अपील नहीं किया तो इसने जो ऑर्डर पास किया वो फाइनल है। मतलब ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं जब तक अपील नहीं करोगे तब तक फाइनल है, अगर अपील किया तो ये ऑर्डर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो पॉइंट नंबर 16 टाइम पास है, एवरी ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन shall be subject to provision of section 108, 113 and so on। मतलब आप आगे अपील कर सकते हैं। रूल नंबर 108 मेरे को बोलता है कि आप लोग को जो अपील करने का है वो जीएसटी एपीएल 1 फॉर्म में करने का है, ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राउंड ऑफ अपील तुम लोग को अपील जीएसटी एपीएल 1 में मेंशन करना पड़ेगा। फिर बाद में वो मेरे को बोलता है आप लोग ने अगर अपील फॉर्म बराबर से किया हुआ है तो आप लोग को वो एक्नॉलेजमेंट देगा एपीएल 2 में 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर अपीलेट अथॉरिटी को अपील करने का है, मतलब वही अपना कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अगर अपील कर रहा है तो उसके लिए एपीएल 3 एप्लीकेबल है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये 108 रूल नंबर है और 109 रूल नंबर है, उसमें वही चीज बोला है जो मैं ऊपर बोल चुका हूँ, दैट इज अपील एपीएल 1 और एपीएल 3 में फाइल होगा। बराबर है। सो प्लीज रिवाइज करना ना, और ये रिपीट करते रहना तो याद रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तुम लोग स्टार मार्क कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 काम का है, 2 काम का है, तो यू कैन मार्क दैट एज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 जो है वो रेलेवेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दैट। अभी के लिए पढ़ना, एग्जाम डे पे टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने का और पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। एक्सटेंशन रीड करने का है तो करना, एग्जाम डे पे जरूरी नहीं है। फॉर्म ऑफ अपील कैंसिल कर देना बिकॉज रूल 108 और 109 में फॉर्म लिखा हुआ है। प्री डिपॉजिट को स्टार मारना, ग्राउंड ऑफ अपील को स्टार मारना और ऑर्डर को स्टार मारना, बस इतना ही पढ़ने का जरूरत है। तुम लोग को अभी शायद रियलाइज नहीं होएगा, बट जैसे जैसे तुम लोग का एग्जाम नियर आएगा, तुम लोग जब रिवाइज करने बैठेगा तो रिवीजन के टाइम पे सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि सर इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं तुम लोग को पहले से मार्क कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा पूछना मत कि सर अपील चैप्टर पढ़ू या नहीं पढ़ू, जितना मार्क किया उतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज रिपीट कर दो ना, याद हो जाएगा। हु कैन फाइल एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी? तो असेसी फाइल कर सकता है जो अग्रीव्ड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, या तो कमिश्नर फाइल कर सकता है, कमिश्नर या तो ओन मोशन पे फाइल कर सकता है या तो उसको स्टेट कमिश्नर बोलेगा। दोनों में से अपील किसी को भी फाइल करने का है, ये एपीएल 1 में करेगा, ये एपीएल 3 में करेगा। एक्नॉलेजमेंट एपीएल 2 में इशू होता है। इन लोग को 3 मंथ्स का टाइम है, इन लोग को 6 मंथ्स का टाइम है, दैट्स इट, दैट इज वेरी रिलेवेंट। टाइम लिमिट एक्सटेंशन दे सकता है, अपील फ्रेश अपील मानेंगे, एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3 होएगा। प्री डिपॉजिट अगर मैंने अपील किया तो मेरा टैक्स लायबिलिटी मैं भरूंगा प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट भरूंगा, इन लोग को कोई प्री डिपॉजिट देने का जरूरत नहीं है। एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3, ग्राउंड ऑफ अपील जीएसटी एपीएल 1 में मेंशन करो। अगर ग्राउंड ऑफ अपील मेंशन किया तो वही मैटर से रिलेटेड केस चलता रहेगा। बट अगर तुम लोग ने ग्राउंड ऑफ अपील जो है वो अगर एडिशनल ग्राउंड करने का है, उन लोग को लगता है नॉट विलफुल और अनरीजनेबल नहीं है, तो वो अपील अलाउ कर सकता है। इन लोग को ऑर्डर 1 साल के अंदर पास करने का है। 2 टाइप का ऑर्डर होता है, पेनल्टी और फीस को अगर एनहांस करने का है, कॉन्फेसिकेशन जो गुड्स हुआ है उसका वैल्यू बढ़ाने का है, या रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड है, तो इन दैट केस वो सीधा अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। और अगर नो टैक्स पेड, शॉर्ट टैक्स पेड, एरोनियस रिफंड है, ऊपर क्या था, रिफंड का अमाउंट रिड्यूस करने का था, इधर ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि रिफंड एरोनियस है, या तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज है। अगर आईटीसी का अमाउंट कम करने का है तो ऊपर वाला पॉइंट है, आईटीसी का अगर रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज एस्टैब्लिश करने का है तो उसके लिए उसको सेक्शन 73 और 74 का नोटिस देना जरूरी है।
बराबर है। टाइम लिमिट 1 ईयर है जो मैंने बोल दिया है, डिस्पोजल ऑफ अपील ये सब टाइम पास है। तो पॉइंट नंबर 14 15 इतना रिलेवेंट नहीं है, 16 भी एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है। रूल 108 में से फॉर्म नंबर याद रखने का है और कुछ याद नहीं रखने का है। आई थिंक समझेगा, बराबर है। सो दैट इज सेक्शन 107 अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। जितना मैंने मार्क कराया उतना ही पढ़ना, उसके बियॉन्ड कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, रिवीजन भी उतने का ही करना। सेक्शन नंबर 108 अपने काम का है। सेक्शन 108 मैंने बोला रिवीजन अंडर जीएसटी, इट इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई एक ऑर्डर पास किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, बराबर, अच्छे से सुनना प्लीज। अगर वो ऑर्डर इन लोग को लग रहा है, रिवीजन अथॉरिटी पहले तो एक अलग से बेंच बना दिया है जो सिर्फ रिवीजन का काम देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। तो इधर रिवीजनल अथॉरिटी में जो प्रोविजन है, प्लीज अच्छे से सुनना, एक रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन आता है और एक रिवीजन का प्रोविजन आता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब जो होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें एपेरेंट मिस्टेक है। जैसे जो रेट ऑफ टैक्स ऑन रेस्टोरेंट है वो 5% है, बट गलती से ऑर्डर में 12% लिख दिया। तो इसमें कोई रिसर्च नहीं करने का है, ऑर्डर देख के मालूम पड़ता है कि ऑर्डर में मिस्टेक है। तो अगर ऐसे ऑर्डर में मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। बट जो ऑर्डर पास हुआ है, अगर वो ऑर्डर कंप्लीटली वो बोलता है कि प्रॉपर नहीं है, या तो इलीगल है या तो इम्प्रॉपर है, मतलब उसमें एविडेंस बराबर से कंसीडर नहीं किए, मटेरियल फैक्ट इग्नोर किया है, तो अगर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर जो है प्री जुडिशियल या तो इट इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को वो ऑर्डर का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है और अगर वो ऑर्डर 3 लाख रुपए का पास हुआ है जबकि ऑर्डर 4 लाख रुपए का पास होना चाहिए था, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। तो इफ एन ऑर्डर इज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एंड वो ऑर्डर में छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, ऑर्डर को रेक्टिफाई नहीं करना है, ऑर्डर को पूरा रिवाइज करने का है, मतलब उसका ऑर्डर या तो इलीगल है या तो इम्प्रॉपर है या तो मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किया, तो रिविजनल अथॉरिटी बीच में आएगा। सो रिवीजन इज पॉसिबल व्हेन, रिपीट करो ना, रिवीजन इज पॉसिबल व्हेन एपेरेंट मिस्टेक नहीं है, जब प्रॉपर मिस्टेक है, दैट इज ऑर्डर इज आइदर इलीगल और इट इज अगेंस्ट व्हाट, इम्प्रॉपर और मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किया है। और रिवीजन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ है। So subject to provision of 121 and rules made thereunder, please बराबर से सुनना, revisional authority on its own motion or upon information received from or request from commissioner of state or union territory call for and examine the records of any proceedings, and if consider that any decision or order under this act or state goods and service tax or union territory goods and service tax act passed by an officer subordinate to him इज एरोनियस। तो पूरा का पूरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन लोग का सबऑर्डिनेट ही है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये सब इन लोग के सबऑर्डिनेट में आता है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब अगर ऑर्डर असेसी के अगेंस्ट पास हुआ है तो रिवीजन में नहीं जा सकता है, असेसी सिर्फ अपील में जा सकता है। और अगर ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पास हुआ है तो फिर अपील में जाएगा, रिवीजन में नहीं जाएगा। सॉरी, रिवीजन में जा सकता है, अपील में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट रिवीजन में तो 100% जाएगा। तो अगर कोई एक मैटर अपील में चला गया तो वो अपील प्रोसीजर में जाएगा, बट अगर कोई मैटर अपील में नहीं गया तो वो मैटर रिवीजन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिसर ने 3 लाख रुपए का ऑर्डर पास किया, असेसी ने कोई अपील नहीं किया, डिपार्टमेंट ने भी कोई अपील नहीं किया, तो रिवीजनल अथॉरिटी को अगर वो लग रहा है कि ऑर्डर इलीगल है या इम्प्रॉपर है या मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किया है, तो ये रिवीजन के लिए जा सकता है। प्लीज एक बार ध्यान से सुनना है, एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, रिवीजन अंडर जीएसटी कौन कर सकता है? रिवीजनल अथॉरिटी कर सकता है। रिवीजनल अथॉरिटी कौन से ऑर्डर रिवाइज कर सकता है? जो ऑर्डर उसके सबऑर्डिनेट ने पास किए वो ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। रिवीजनल अथॉरिटी वही ऑर्डर रिवाइज कर सकता है जिसमें जो जजमेंट पास हुआ है जो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का लॉस हुआ है। एंड अगर उसको लग रहा है कि वो ऑर्डर जो पास हुआ है वो इलीगल है या इम्प्रॉपर है या मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं हुआ है, तो ही वो रिवीजन में जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। सो वापस से रिपीट करते रहो ना प्लीज, नहीं तो याद नहीं रहेगा। रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन कभी कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, हु कैन रिवाइज द ऑर्डर? रिवीजनल अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 2,
कौन सा ऑर्डर रिवाइज कर सकता है? सबऑर्डिनेट का ऑर्डर। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर रिवाइज कभी करेगा जब वो प्री जुडिशियल टू द रेवेन्यू है। एंड पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर रिवाइज तभी करेगा जब ऑर्डर इलीगल है, इम्प्रॉपर या मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किया। अगर इसको ये सब लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम है तो वो रिवीजन कर सकता है। बट अगर रिवीजन हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट का फायदा होएगा, बिकॉज रिवीजन तभी पॉसिबल है जब ओरिजिनल ऑर्डर में गवर्नमेंट का लॉस था। तो अगर गवर्नमेंट का फायदा होएगा मतलब असेसी का लॉस होएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऑर्डर पास करने के लिए इन लोग को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, बराबर है। इन लोग फर्दर इंक्वायरी करेगा और फिर ये जो ऑर्डर पास हुआ है या तो उसमें एनहांस करेगा, मॉडिफाई करेगा, एनलिंग करेगा एंड सो ऑन, जो ऊपर था वही है। बट डिपार्टमेंट बोलता है कि रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन नहीं कर सकता है। सर कभी रिवीजन नहीं कर सकता है? जब ऑर्डर जो है इस सब्जेक्ट मैटर टू अपील है। अच्छे से सुनना प्लीज। या तो पीरियड जो स्पेसिफाइड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, या तो 3 साल एक्सपायर हो गया है आफ्टर द पासिंग द डिसीजन, या तो ऑलरेडी बीन टेकन फॉर अप फॉर द रिवीजन। यही एग्जाम में पूछता है, ये सब नहीं पूछता है कि रिवीजन अथॉरिटी कब रिवाइज कर सकता है। ये जो सेकंड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अगर कोई ऑर्डर अपील में चला गया तो रिवीजन में नहीं जा सकता, सिंपल है। मतलब अगर आपने 107 में अगर आपने 10 सेक्शन में 10 सेक्शन 7 मतलब कौन सा? अपीलेट अथॉरिटी के पास मैटर अपील में चल रहा है, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास मैटर अपील में चल रहा है, या तो 117 में हाई कोर्ट के पास मैटर अपील में चल रहा है, या तो 118 में सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर अपील में चल रहा है। तो अगर कोई भी ऑर्डर जो सब्जेक्ट टू अपील है, मतलब अपील में वो ऑर्डर चल रहा है या डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते। और अगर 107 का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ, 107 का मतलब 3 मंथ्स का। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास करने के बाद अपने पास 3 महीने का टाइम है, अपन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, मतलब कमिश्नर अपील के पास जा सकता है। अगर वो 3 महीने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब अभी भी अपील में जा सकता है ना, और एक बार मैटर अपील में चला गया तो इन लोग रिवीजन नहीं कर पाएगा, तो दे विल हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर 3 महीने में किसी ने अपील नहीं किया तो इन लोग रिवीजन में जा सकता है, नहीं तो इन लोग रिवीजन में नहीं जा सकता। सो मैं ऐसा बोलूंगा तो चलेगा? ये डेट ऑफ ऑर्डर है, यहां से 3 मंथ्स तो इसको वेट करना ही पड़ेगा कि 3 महीने तक तो ये अपील कर ही नहीं सकता है। तो ऑर्डर पास हुआ, वहां से 3 महीने में वो रिवीजन कर ही नहीं सकता है। प्लस वो मेरे को बोलता है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है उधर ध्यान देना, ये वाला, more than 3 years have been expired after passing of the decision or the order sought to be revised। मतलब ये जो डेट ऑफ ऑर्डर है, यहां से 3 साल अगर पास हो गया है तो वो रिवाइज नहीं कर सकता है। मतलब मैक्सिमम टाइम फॉर रिवीजन इज विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। फ्रॉम द डेट ऑफ क्या बोला है? ओरिजिनल ऑर्डर। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे को डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप लोग को ऑर्डर रिवाइज करने का है तो रिवाइज करने के लिए जो डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर है वहां से 3 महीने के अंदर तुम लोग रिवाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी तक अपील का टाइम लैप्स नहीं हुआ है। उसके बाद तुम लोग रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इधर रिवाइज कर सकता है, इधर रिवाइज कर सकता है, इधर कर सकता है। बट जैसे ही 3 साल एक्सपायर हो गया, 3 साल के बाद रिवीजन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर रिवीजन? टाइम लिमिट फॉर रिवीजन इज after 3 months from the date of original order but within 3 years from the date of original order। and अगर कोई भी ऑर्डर सब्जेक्ट टू अपील है, सब्जेक्ट टू अपील है, तो वो रिवीजन में कभी नहीं जा सकता है। वेदर अपील कमिश्नर अपील के पास चल रहा है या अपीलेट अथॉरिटी के पास चल रहा है या फिर आप लोग का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किधर भी मैटर अगर अपील में चल रहा है तो वो रिवीजन में पॉसिबल नहीं है। आई थिंक समझेगा। टाइम लिमिट फॉर रिवीजन मैंने आप लोग को बता दिया है। अब प्लीज अच्छे से सुनना। प्रोवाइडेड दैट, इधर हूं मैं, इधर जिधर हूं उधर ध्यान देना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक किया, उधर हूं मैं। प्रोवाइडेड दैट रिविजनल अथॉरिटी may pass an order under subsection 1 on any point
अच्छे से सुना, ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 बिफोर एक्सपायरी पीरियड ऑफ 1 year from the date of order of appeal or before expiry of 3 years from the time referred in clause B above of that section whichever is later. ये प्लीज एक बार रिपीट करना और रिवाइज करना, एक बार रीड करना प्लीज, जो अभी प्रोवाइजो मैंने पढ़ा है वो रीड करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर सपोज मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि एक ऑर्डर पास हो चुका है, ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर पास किया। सबऑर्डिनेट मतलब रिविजनल अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट, तो से असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया। इन लोग ने ऑर्डर में 4 मैटर था, मैटर ए बी सी एंड डी, बराबर है। ये 4 मैटर में से असेसी ने या डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने ये 2 मैटर के ऊपर अपील कर दिया अपीलेट अथॉरिटी को कि ये 2 मैटर बराबर नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट नंबर सी और डी है ये ऑर्डर अपील में है, बट ये 2 मैटर अपील में नहीं है। तो अगर ये 2 मैटर अपील में नहीं है तो ये 2 मैटर जो है इसके अगेंस्ट रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन कर सकता है। रिविजनल अथॉरिटी कैन रिवाइज दिस मैटर, नॉट द एंटायर ऑर्डर। तो ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑर्डर अपील में चल रहा है, वेदर कमिश्नर अपील के पास या ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो मैटर रिवाइज नहीं हो सकता है। हाउएवर प्रोवाइजो मेरे को बोलता है कि अगर कोई ऑर्डर अपील में है और अगर वो ऑर्डर का कोई मैटर अपील में नहीं गया तो वो मैटर रिवाइज हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नॉट रेज्ड एंड डिसाइडेड, मतलब वो मैटर कभी ग्राउंड ऑफ अपील में आया ही नहीं और ना तो उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन पास हुआ, तो वैसे केस को इन लोग रिवाइज कर सकता है। अब रिवाइज ऐसे केस को कभी तक कर सकता है, प्लीज ध्यान से सुनना है थोड़ा सा। मेरे को क्या बोलता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 year from the date of order in such appeal or before expiry of 3 years whichever is later। मतलब अगर सपोज कोई ऑर्डर अपील में चला गया और अपील में जाने के बाद ऑर्डर का डिसीजन भी आ गया, डिसीजन आने के बाद वो मेरे को बोलता है मालूम पड़ा कि ये 2 मैटर अपील में नहीं था। वापस से पढ़ो ना प्लीज एक बार। प्रोवाइडेड दैट रिविजनल अथॉरिटी may pass an order under subsection 1 on any point which has not been raised or decided in appeal, refer to in clause A of subsection 2, before expiry of period of 1 year from the date of order in such appeal or before expiry of 3 years whichever is later। मैं वापस से लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड रिविजनल अथॉरिटी may pass an order, तो ऑर्डर कब तक पास कर सकता है, तो लाइन नंबर 3 में दिया है before expiry of 1 year from the date of order of appeal or 3 years whichever is later। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा तो चलेगा कि ये जो ऑर्डर है यहां से 1 साल के अंदर अंदर वो रिवाइज कर सकता है। सर अगर ये 1 साल जो है वो 2021 में आ रहा है, बराबर है, और सर ये जो 3 साल का टाइम पीरियड था ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल, ओरिजिनल ऑर्डर से वो सपोज 2020 में लैप्स हो गया, तो जो ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ था वो 2017 में पास हुआ था और इसका 3 साल 2020 में खत्म हो गया। ये जो अपील है, अपील, ये अपील का भी सपोज ऑर्डर आया 2020 में, बराबर है। सो 2017 में एक ऑर्डर पास किया था सबऑर्डिनेट्स ने, जो इन लोग को लग रहा है इलीगल है या इम्प्रॉपर या मटेरियल फैक्ट गैदर नहीं किया, तो इन लोग ने वो ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन करने के 2017 के ऑर्डर के अगेंस्ट नॉर्मल रिवीजन का टाइम 2020 है, 3 साल में रिवीजन ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, बट 2020 तक ये मैटर अपील में चल रहा था। अभी ये मैटर अपील में चल रहा था तो रिवीजन अथॉरिटी ने इसको हाथ नहीं लगाया। अपील का ऑर्डर भी सपोज 2020 में आया और 2020 में मालूम पड़ा कि ये जो ऑर्डर है उसमें जो सी और डी मैटर है वो कभी अपील में गया ही नहीं, तो अगर अपील में नहीं गया तो इन लोग को वो 2 मैटर रिवाइज करने का है, बट रिवाइज करने के लिए जो 2020 है वो तो खत्म हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है
ऐसे केस में हम लोग ने ऑर्डर जो पास हुआ है अपील का वहां से 1 साल का और टाइम दे दिया है। मतलब अपने एग्जांपल में 2021 और 2020 में विचेवर इज लेटर 21 है तो तुम लोग 21 तक ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं। टिल 2021 यू कैन रिवाइज द ऑर्डर। हाउएवर अगर सपोज ये जो मैटर अपील में था ये वाला अपील डिस्पोज ऑफ अगर 2018 में हो गया तो यहां से 1 साल 2019 होएगा। बट अपना ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल 2020 है तो 2020 तक का तो टाइम इन लोग को हमेशा मिलने ही वाला है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर 3 साल तक तो इन लोग रिवाइज कर ही सकता है। बट अगर मैटर अपील में चला गया तो अपील के ऑर्डर से 1 साल का और टाइम लिमिट दिया हुआ है, मतलब बेसिकली एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। सो 3 years कैन नेवर बी रिड्यूस, रेदर एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर ऑर्डर अपील में चला गया तो उसका जो मैटर अपील में नहीं है वो रिवाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड उधर 1 year का और टाइम गवर्नमेंट ने दे दिया है। आई थिंक समझेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। Every order passed in the revision, जो टिक मार रहा हूं मैं उधर हूं, every order passed in the revision under subsection 1 shall be subject to provision of section 113, 117, 118। इसका मतलब रिविजनल अथॉरिटी जो है उसने जो ऑर्डर पास किया होगा वो डिपार्टमेंट के फेवर में पास हुआ होगा, बिकॉज 108 सेक्शन जो है रिविजन वाला ये तभी आ सकता है जब प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। मतलब अगर कोई ऑर्डर से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है तो ही सेक्शन 108 में रिवाइज हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को लॉस हुआ है मतलब अभी जो रिवीजन होएगा वो गवर्नमेंट के फेवर में होएगा। अगर गवर्नमेंट के फेवर में तो असेसी के अगेंस्ट हो गया। तो क्या ये रिवीजन के अगेंस्ट असेसी अपील कर सकता है? तो सबसेक्शन 3 वही बोलता है कि आप लोग अपील कर सकता है सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उसके बाद हाई कोर्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को। मतलब रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील करने का है तो कमिश्नर अपील के पास नहीं जाने का है, सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। सो रिविजनल अथॉरिटी का अपील जो है सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा इंस्टेड ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, जो सबसेक्शन 3 बोल रहा है। बराबर है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट एक बार तुम लोग को रीड करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रीड करना प्लीज। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट प्लीज प्रॉपर रीड करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू 2 minutes टू रीड। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट पॉइंट मेरे को क्या बोलता है? If decision or an order involves an issue on which appellate tribunal or high court has given its decision, हाई कोर्ट, ये पूरे सेकेंड लाइन में जो हाई कोर्ट है उसको एक बार इग्नोर करो ना, ये वाले हाई कोर्ट को इग्नोर करो एक बार, और यहाँ पे ये वाले को इग्नोर करो। अभी पढ़ो ना, इग्नोर करना, डिलीट नहीं करना। इफ द डिसीजन और ऑर्डर इन्वॉल्व्स एन इशू ऑन विच अपीलेट ट्रिब्यूनल has given its decision in some other proceedings and appeal to high court against such decision of appellate tribunal is pending. The period spent between the decision of appellate tribunal and the date of decision of high court, फिर इसको इग्नोर करना, shall be excluded for computing the period of limitation referred to in clause B of subsection 2 where proceedings for revision have been initiated by way of issue of notice under this section। मतलब क्या? मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये जो डेट है, डेट ऑफ ऑर्डर पास हो चुका है जो अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया था। तो ये अपीलेट अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है, सॉरी, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास कर दिया।
रिविजनल अथॉरिटी को ये ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए जो टाइम लिमिट मिलता है, मैं बोल सकता हूँ वो 3 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट है। तो जो ओरिजिनल डेट ऑफ ऑर्डर है वहां से 3 साल में ये रिवाइज कर सकता है। अब मेरे को ये क्या बोलता है, सुनना ना। इफ द डिसीजन और ऑर्डर इन्वॉल्व्स एन इशू, इफ द डिसीजन और ऑर्डर इन्वॉल्व्स एन इशू ऑन विच अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज गिवन इट्स डिसीजन, मतलब क्या, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना, सिमिलर ऐसा ऑर्डर कोई एसएससी में पास हो चुका है प्रीवियसली, मेरा नहीं, कोई दूसरे एसएससी का, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, बोल दिया है कि ये यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% आएगा, बराबर है। सपोज मैं एक एसएससी हूं, मेरा एक ऑर्डर पास किया है असिस्टेंट कमिश्नर ने, सब जो भी पढ़ा है सब भूल जाओ, एक बार अच्छे से सुनना। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया मेरे केस में, जहां पे रेट ऑफ टैक्स 12% है। रिविजनल अथॉरिटी को लग रहा है कि नीरज के केस में जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें रेट 18% होना चाहिए, सपोज क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम था। रिविजनल अथॉरिटी को लग रहा है कि 18% होना चाहिए, मतलब अभी उसको ऑर्डर रिवाइज करने का है। नीरज का जो केस है वो वाले केस को रिविजनल अथॉरिटी को रिवाइज करने का है। बट मिस्टर एक्स का जो प्रीवियस केस है कोई दूसरे एसएससी का, वो केस अपीलेट ट्रिब्यूनल ने या अपीलेट अथॉरिटी ने ऑलरेडी उसके ऊपर जजमेंट दे दिया कि 18% रेट ऑफ टैक्स है। मतलब जो नीरज का केस है ना, सेम केस मिस्टर एक्स के साथ हो चुका है, और मिस्टर एक्स मतलब जो ट्रिब्यूनल है उसने वो केस में बोला था कि रेट ऑफ टैक्स 18% रहेगा, ट्रिब्यूनल ने। तो अब ये जजमेंट के बेसिस पे रिवीजन अथॉरिटी को नीरज का भी रेट 18% करने का है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे ये केस का जजमेंट आया 18%, ये केस हाई कोर्ट में चला गया। अगर हाई कोर्ट में केस चला गया तो रिवीजनल अथॉरिटी बेचारा बोलता है कि ये जो केस लॉ था ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, उसके बेसिस पे हम लोग नीरज का जो ऑर्डर है वो रिवाइज करने वाले थे। बट अभी यही केस हाई कोर्ट में चला गया, तो जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता मैं रिवीजन कैसे करूं, बिकॉज हाई कोर्ट ने अगर 12% कर दिया तो रिवीजन मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो सपोज अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जो मैटर गया वो डिस्पोज ऑफ होने में 1 साल का टाइम लग गया। तो गवर्नमेंट बोलता है ये 1 साल के बीच में रिविजनल अथॉरिटी ने अपना पावर एक्सरसाइज नहीं किया होगा, बिकॉज वो हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहा होगा। तो वो वाले केस में ये जो 3 साल का टाइम हम लोग ने दिया है उसमें 1 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। ये मेरा मैटर अपील में नहीं है। अगर मेरा मैटर अपील में चल रहा है तो वो तो इधर दिया था ना प्रोवाइजो में, मेरा खुद का मैटर अपील में चल रहा है तो वो तो अपील डिस्पोज होने का वेट करेगा, और अपील डिस्पोज होने के बाद 1 साल और एक्सटेंशन मिलेगा। ये वाले केस में क्या हो रहा है, मेरा मैटर जो है वो रिवाइज करने का है उसको, मतलब 12% को उसको चेंज करके 18 करने का है। क्यों 18% करने का है, बिकॉज उसके हिसाब से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मिस्टर एक्स में 18% टैक्स का डिसीजन पास कर चुका है। तो अभी उसको मेरे मैटर में उसको 18% करने का है। तो जब वो करने गया तो उसको मालूम पड़ा कि जो एक्स का जो जजमेंट था जिसके बेसिस पे वो मेरा रेट चेंज कर रहा था, वो एक्स का जो डिसीजन है वही चेंज हो गया, और एक्स का डिसीजन हाई कोर्ट में चला गया। तो जब तक हाई कोर्ट वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा तब तक वो मेरा रिवीजन नहीं कर पाएगा। तो जितना टाइम पीरियड अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के बीच में स्पेंड हुआ है वो इसके टाइम में एक्सटेंशन में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज मैटर हाई कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, हाई कोर्ट ने एक मैटर में जजमेंट दिया कि भाई रेट ऑफ टैक्स 18% आना चाहिए, इसके ऑर्डर के बेसिस पे रिविजनल अथॉरिटी को मेरा टैक्स रेट 18% करने का है। बट ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ है ये वाला टाइम भी इधर एक्सटेंशन में मिल जाएगा। आई थिंक समझेगा। तो अगर कोई डिसीजन है जिसमें कोई इशू है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चल रहा है या हाई कोर्ट के पास चल रहा है, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन पास कर दिया है या हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील गया या हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील गया, तो ये पीरियड जो है वो पीरियड एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। अब पूरा पढ़ो ना प्लीज, जो कैंसिल किया वो भी पढ़ना। इफ द डिसीजन और ऑर्डर इन्वॉल्व्स एन इशू ऑन विच अपीलेट ट्रिब्यूनल or the high court has decision given in any other proceeding and appeal to high court or supreme court is pending against such decision, the period spent between decision of appellate tribunal and high court, second point बोलता है high court and supreme court shall be excluded while computing a time period of 3 years। तो जो 3 years काउंट होएगा उसमें इसको अपन इग्नोर करके चलेगा, मतलब वो एक्सटेंशन उन लोग को मिल जाएगा।
आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना है। रिवीजन में पहली बात तो रिवीजन अथॉरिटी क्या रिवाइज कर सकता है, तो ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। किसका ऑर्डर रिवाइज कर सकता है? अपने सबऑर्डिनेट का ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। कैसे रिवाइज कर सकता है? या तो ओन मोशन पे रिवाइज कर सकता है, या तो उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर ने बोला कि रिवाइज करो। क्यों रिवाइज करेगा? तो रिवाइज इसलिए करेगा बिकॉज ऑर्डर या तो इलीगल है, या तो इम्प्रॉपर है, या तो मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किया है, और ये जो ऑर्डर है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर उसको ये ऑर्डर रिवाइज करने का है तो वो रिवाइज कितने टाइम में कर सकता है? तो रिवीजन वो कर सकता है विद इन कितने टाइम में रिवाइज कर सकता है? तो वो रिवाइज कर सकता है विद इन कितना बोला है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। बस पहले 3 महीने में रिवाइज नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऑर्डर वो रिवाइज नहीं कर सकता है? अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है तो वो ये ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता है। अगर कोई ऑर्डर कोर्ट में पेंडिंग है बट उससे रिलेटेड मैटर कोर्ट में कभी डिसाइड ही नहीं हुआ, तो मैटर ए बी सी डी एक ऑर्डर का है और वो ऑर्डर हाई कोर्ट के पास चला गया, बट डिसीजन आने के बाद मालूम पड़ा कि डी और सी जो है वो कभी रेज ही नहीं हुआ था अपील में, तो सी और डी जो पॉइंट है उसके अगेंस्ट वो रिवीजन कर सकता है। और वो रिवीजन करने के लिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उधर से 1 साल का टाइम इसको एक्स्ट्रा मिलेगा और 3 साल विचेवर इज लेटर। ये अपना केस था। अगर सपोज इसको नीरज के केस में कुछ रिवीजन करने का है, ये नीरज के केस में रिवीजन इसके लिए कर रहा है बिकॉज मिस्टर एक्स का सेम केस था और मिस्टर एक्स के केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सपोज कोई जजमेंट पास किया था, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट पास किया मिस्टर एक्स में, वो जजमेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो दोनों के बीच में जो गैप है, वो दोनों का गैप जो भी पीरियड था वो पीरियड 3 साल में ऐड हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट है, जहां पे दूसरे के मैटर की वजह से मेरा एक्सटेंशन होएगा, और जो ऊपर वाला पॉइंट था 1 ईयर वाला, वो तो मेरा ही मैटर अपील में चल रहा था। सो दैट इज रिवीजन अंडर जीएसटी। बाकी तो पॉइंट काम के नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट तुम लोग एक बार देख लेना, बराबर है। और डेफिनेशन अपने काम के नहीं, नीचे डेफिनेशन से दिया हुआ है, बराबर है। ओके फाइन, बाकी एक्सटेंशन काम करने, डेफिनेशन काम करने, फाइन। सो सेक्शन 107 एक बार रिवाइज कर दो ना प्लीज। सेक्शन 107 इज अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। मैं इसका पूरा समरी दूंगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट, बट एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग कभी टेक्स्ट बुक से फेमिलियर नहीं होगा ये सब टॉपिक के लिए। सो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, पहला क्वेश्चन है हु कैन अपील, तो पहला आंसर है हु कैन अपील में असेसी जो अग्रीव पार्टी है वो अपील कर सकता है, तो कमिश्नर कर सकता है। मेरे लिए 3 मंथ है, उसके लिए 6 मंथ है, मेरे लिए एपीएल 1 है, उसके लिए एपीएल 3 है। सेकेंड पॉइंट बोलता है मेरे को ये सब टाइम पास है। पॉइंट नंबर 6 प्री डिपॉजिट। मैंने अगर अपील फाइल किया तो मैंने जो लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया है वो तो पूरा भरना पड़ेगा। उसने जो लाइबिलिटी बोला था डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए मैं 10% पे करूंगा। मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट मिलेगा। ग्राउंड ऑफ अपील एपीएल 1 में बताना पड़ता है। अगर इन लोग को लग रहा है कि ग्राउंड ऑफ अपील अपने को ऐड या लेस करने का है तो वो अलाउ कर सकता है, प्रोवाइडेड वो विलफुल नहीं होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। इन लोग को ऑर्डर 1 साल में पास करने का है। अगर ऑर्डर पेनल्टी और फीस को बढ़ाने का है, या कॉन्फिस्केशन का वैल्यू ज्यादा करने का है, या ऑर्डर रिफंड को कम करने का है, तो ये अपॉर्चुनिटी देगा और ऑर्डर पास करेगा। बट अगर इसको एरोनियस रिफंड, या तो टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड, या तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज वाला ऑर्डर पास करने का है, तो सेक्शन 73 74 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। टाइम लिमिट 1 साल के अंदर इन लोग को ऑर्डर डिस्पोज ऑफ करने का है, और कॉपी एक असेसी को जाएगा, एक वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जाएगा, और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एक कॉपी जाएगा। पॉइंट नंबर 14 15 16 एक्चुअली काम का नहीं है। रिवीजनल अथॉरिटी, रिवीजनल अथॉरिटी मतलब 108 सेक्शन नंबर है। रिवीजन अथॉरिटी क्या रिवाइज करेगा? ऑर्डर जो सबऑर्डिनेट ने पास किया है कैसे रिवाइज करेगा? ओन मोशन पे या तो कमिश्नर ने बोला होना चाहिए। देन कभी तक रिवाइज कर सकता है? मैक्सिमम 3 साल में रिवाइज कर सकता है। बट असेसी का केस अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का ऑर्डर से 1 साल का टाइम और ऐड हो जाएगा। अपील, अगर कोई भी मैटर अपील में चल रहा है तो मैटर अगर अपील में चल रहा है तो रिवीजन में नहीं आ सकता है, बट अगर मैटर अपील में नहीं है तो रिवीजन में जा सकता है। तो अगर ऑर्डर अपील में है जिसमें 4 मैटर था, तो पूरे के पूरे चारों मैटर अगर अपील में डिसाइड होने वाले हैं तो रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। बट ऑर्डर में से 2 ऑर्डर अपील में है, 2 ऑर्डर अपील में गया ही नहीं, तो वो 2 ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिवीजन कर सकता है, बराबर है। रिवीजन अंडर 108 तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर जो ओरिजिनल था वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होएगा।
एंड लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि कोई भी मैटर अगर अपील में था तो 1 साल का टाइम लिमिट एक्स्ट्रा मिलेगा, और नीरज का ऑर्डर इसको रिवाइज करने का है। नीरज का ऑर्डर रिवाइज इसके लिए कर रहा है बिकॉज मिस्टर एक्स का सेम ऑर्डर पास हुआ था, तो वो रिवाइज कर सकता है। बट अगर मिस्टर एक्स का ऑर्डर अपील में चला गया तो जितना पीरियड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है या अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के बीच में है, वो 3 साल के टाइम पीरियड में एक्सटेंड हो जाएगा। आई थिंक समझेगा। तो दैट इज रिवीजन अंडर जीएसटी सेक्शन 108। मैं समरी लिखाऊंगा, बट अभी के लिए टेक्स्ट बुक से पढ़ना जरूरी है।